आवरण से गिरा हुआ है। अब ये कहते हैं साहब आवरण से नहीं गिरा हुआ हो तो हर लोग तो बहुत संख्या में ज्यादा है, तो भाई जनप्रतिनिधियों से जुड़ा हुआ है, संसद के रूप में है, न्यायपालिका के रूप में है, कार्यपालिका के रूप में है। क्यों हम भारत के परिप्रेक्ष्य में ही बात करें, अलग अलग हम वहां पे ट्रंप वाली व्यवस्था को और राष्ट्रपति शासन को नहीं करें। ये सारी व्यवस्थाएं हैं। और चौथा स्तंभ जिसको मीडिया को कहा गया उसकी भी एक्चुअली तो है ही चाबी। फिर सबसे बड़ी बात है कि लोकतंत्र के अंदर कंपनियों की जो स्थापना हुई है, यहाँ सीरियस रहना अपना, कंपनियों की स्थापना हुई है एक कानून के तहत, उसमें शेयर होल्डर्स हैं लोग, और उन शेयर होल्डर की कहीं विधि नहीं है। ये जो यहाँ वोट देने वाली वही सिस्टम वहां है। ऐसा कैसा ढांचा कोऑपरेटिव में है, ये भी एक तंत्र है लोकतंत्र का। तो ये जो तंत्र खड़े किए गए, इसमें हम आंदोलन ही करते रहे। हम क्या यही व्यवस्था हमारे पाती आई है, हम उनके झंडे ले और रोड़े करते रहे, ये करो और वो करो? कोई अगला कदम देने के अंदर माइंड सेट ही नहीं बढ़ पा रहा है कि यार देखो अभी तक जो हुआ है इसके अंदर एक नई व्यवस्था आ गई है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ गया है। क्या आया कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आ गया भाई, तो उसमें बदलाव करो। तो सोचें कब, हम तो आंदोलन कर रहे हैं। हमारा जो माइंड सेट है वो उस लेवल पे पहुंच नहीं रहा है। मैं कई बार यूं बैठे बैठे सोचता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, तो कई लोग सड़कों पे उतरो, फिर क्या करें, दो डंडे खा के जेल में चले जाओ, या वो ठीक है भाग लो। मतलब एक ऐसी हमने खड़ी क्यों की? अच्छा, रिड्रेसल के बहुत बड़े हैं, बिजली की मैंने शिकायत की, रिड्रेसल था, रात भर जागता रहे कि मैंने उनसे मांग पत्र कहा, तो काफी कुछ मुझे इन बातों पे मिला। एंटी करप्शन में जाओ तो भ्रष्टाचार के विरुद्ध में भी रिड्रेसल है। हम पुलिस के ढांचे में जाएं, वहां भी रिड्रेसल है। दूसरी तरफ यूं लगता है कि इस लोकतंत्र का पुलिस और ये हमारे डंडे ठोकने के लिए रखी हुई हो, जैसे इनका काम ही यही है कि फट करो इनको, लाठी चार्ज करो, गोली चलाओ और ये चलो। ये कुछ बात ऐसी हो गई कि आम जन जो है उसमें संयमित भाव से, माइंड सेट से आगे नहीं बढ़ पा रहा। कोई कह रहा साहब इनोवेशन करो, क्या करें? हमारे तो दिमाग में दूसरे तरह की व्यवस्था घूम रही है। हम अभी माइंडली प्रॉपर तरीके से हम माइंड से एक जगह सेट नहीं है। कभी पुलिस का डंडा दिखता है, कभी न्यायपालिका की लंबी कतार न्यायपालिका के न्याय की वो दिखती है, कभी मुझे अन्याय मेरे घर के सामने, दलीज के सामने होने दिखता है। कोई रिड्रेसल पार्ट नहीं है, जबकि जगह जगह लोकतंत्र के नाम पे खुले हुए पड़े। उनके अंदर जो भी लॉ एनफोर्स करने वाली एजेंसी है वो हमारे मुट्ठी में नहीं। ये सारा जो सिस्टम है, इसलिए कहा मैंने कि लोकतंत्र में जन आंदोलन के क्या कारण हो सकते हैं। तंत्र ही हमारा तो आंदोलन का आएगा। तो वन बाय वन करेंगे हम, फिर जनता के मन की सेकंड पार्ट को देते हैं, भाई जन भागीदारी को हम कैसे इसको सुनिश्चित करने के लिए जनता के मन की बात को जन प्रतिनिधियों के मार्फत कैसे पहुंचाएं। क्योंकि हमारा लोकतंत्र का ढांचा तो लोकतंत्र का मंदिर बना के संसद को बना दिया, वो बात ही नहीं पहुंच रही है, जा ही नहीं रही है। हम जो चाहते हैं वो बात वहां नहीं पहुंच रही है, वो अपनी मर्जी से ही कर रहे हैं। तो ये भी एक है। तो अंतरराष्ट्रीय स्थिति भी कारक है। ट्रम्प साहब ने कोई गोचा डाल दिया, यहाँ गाजा में कुछ हो रहा है, दो देश लड़ रहे हैं, रूस और यूक्रेन लड़ रहे हैं, तीसरी लड़ाई अमेरिका बीच में कर रहा है। को मुट्ठी में करने के लिए इन्होंने एक पुलिस नाटो के नाम से खड़ी कर दी। नाटो में नहीं आया यूक्रेन तो जूत लगाने लगे। तो ये पूरी सभ्यता के अंदर सिस्टम क्या है? तो भारत के परिप्रेक्ष्य में थोड़ा सा मैंने अंतरराष्ट्रीय कारक भी ढूंढे, तो इसके अंदर तो धर्मेंद्र जी आप क्या कहना चाहेंगे? फिर मैं डीपी सिंह जी को कहूंगा, क्योंकि शुरू से ये बात में आया। ईमान जी, आपने बहुत ही गजब की बात सारांश में कुछ शब्दों में समझा दिया कि भाई यदि जन आंदोलन होते हैं तो फिर लोकतंत्र कहाँ का? लोकतंत्र का तो मतलब ही ये होता है कि जनता का तंत्र, जनता का शासन, जनता के द्वारा, जनता के लिए। अब इसको समझने के लिए अपन ये चाहते हैं कि भाई ये जो हमारा लोकतंत्र है इसमें ये विसंगतियां क्यों है? लोग कहने को कहते
कि वो आंदोलन अंग्रेजों ने किया और वही आंदोलन अंग्रेजों के विरुद्ध में जो गांधी करता था वही परिपाटी हमारे सामने आ गई। ये इश्यू, ये मतलब, जबकि पॉइंट ये नहीं है ओरिजिनल में मैं आपकी भाषा में करूं, आप क्योंकि इस कंस्ट्रक्शन लाइन से जो है आप इंजीनियर रहे हुए हैं, तो मकान जो हम बनाना शुरू करते हैं, स्कूल बनती है, हॉस्पिटल बनता है, घर बनता है, दुकान बनती है, मॉल बनता है, ठीक है ना, उसकी जो संरचना है, उसका जो खाका है वो पहले तैयार होता है, वो आदमी के दिमाग में होता है, फिर पेपर पे आता है, उसके बाद में वो बिल्डिंग बनती है। सेम हमारे साथ में यही हुआ। जो हमारे पहले मान लीजिए जो 1857 की जो क्रांति थी वो ओरिजिनल में हमारी सत्ता के विरुद्ध क्रांति थी। हम अंग्रेजों की सत्ता को चैलेंज कर रहे थे, मगर उसके बाद में जो कुछ हुआ वो बिल्कुल एक स्टेप बाय स्टेप प्रायोजित होता गया, और जो फिर वो अंग्रेजों की सत्ता के विरुद्ध नहीं, अंग्रेजों के सिस्टम के विरुद्ध हो गई। मतलब जो हमें आजादी की मिली या आजादी का आंदोलन जो हमारा चला वो सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणवाद की आजादी का आंदोलन था, न कि आम आदमी की आजादी का आंदोलन। इसके लिए सर छोटूराम ने भी किया। मान लीजिए मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड कमीशन जब 1918 में आया तो उनके सामने सर छोटूराम ने बात रखी, और जो सर छोटूराम ने सजेशन दिए, अंग्रेजों ने जो भारत सरकार अधिनियम 1919 है उसमें उनको अप्लाई किया, और उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने कहा कि भाई हम चलो 10 साल के लिए आपको ये बता देते हैं, भाई आपने जो ये अधिनियम बनवाया है, जो आपने सजेशन दिया, उसके आधार पर हमने ये संशोधन कर दिया, और हम 10 साल के लिए देखते हैं कि क्या भारत को ये सौंपा जा सकता है, भाई सत्ता सौंपी जा सकती है भारतीयों को। तो उसके आधार पे 1919 और 1929 तक वो चलना था। 27 में आ गया क्या, ये साइमन कमीशन आया कि भाई उसकी विवेचना के लिए कि जो कुछ हमने किया था उसमें कितना कुछ है, उसके लिए साइमन कमीशन आया। अब साइमन कमीशन किस लिए आया कि जो 1919 का जो कानून, जो सुविधाएं अंग्रेजों ने हमें दी थी, और अंग्रेजों ने एक ऑप्शन छोड़ा था कि भाई हम भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण कर देते हैं, सत्ता सौंप देते हैं, उसके लिए, उसकी विवेचना के लिए, उसके मतलब देखने के लिए कि ये कितना कारगर है, इन्होंने पूरा का पूरा साइमन कमीशन का विरोध कर दिया, जिसमें कांग्रेस थी, हिंदू महासभा थी, मतलब सारे थे, जिसमें आरएसएस था। और उसका समर्थन में कौन थे? समर्थन में एक कमेटी बनी हुई थी जिसके अध्यक्ष थे सर छोटूराम, जिसे साइमन कमीशन वेलकम कमेटी कहा गया था, जिसमें अंबेडकर भी थे, कोलकाता की जस्टिस पार्टी भी थी, एक जमींदारा पार्टी भी हुआ करती थी। ये कुछ मिलाकर के 4-5 ऐसा ग्रुप था जो मिलकर के उसका वेलकम कर रहे थे। अब समस्या कहाँ आई? समस्या शुरू होती है 1857 की क्रांति के बाद में, क्योंकि वो एक जन आंदोलन था और अंग्रेजों के सत्ता के खिलाफ था। तो ये जो हमारे पे पहले से जो काबिज थे, जो मानसिक गुलामी के अंदर हमें जकड़ रखा था, उन लोगों ने ये देखा कि ये तो मामला गलत चला जाएगा। यदि इस तरह से आंदोलन हुआ तो अंग्रेज ये देश छोड़ करके भाग जाएंगे। कन्फर्म हो गया था 1857 में कि अंग्रेजों का भागना निश्चित था। तो उसको फिर उन्होंने डाइवर्ट कर करके, जो तेज तरार जो शैतान लोग हैं उन्होंने उसको डाइवर्ट किया, और डाइवर्ट करके उसको अंग्रेजों ने जो हमें सुविधा देना चाहते थे या जो हमें अपनी सत्ता का भागीदार बनाना चाहते थे, जैसे एजुकेशन वगैरह, इस तरह का जो भी सिस्टम हुआ, उसके खिलाफ उन्होंने, क्योंकि उनको लगा कि अंग्रेजों की जो व्यवस्था है वो भारत के खिलाफ नहीं है, वो ब्राह्मणवाद के। अंग्रेज जो कुछ भी, जो आज वैसे देखा जाए तो मानव आयोग का जो कार्यालय है वो शायद इंग्लैंड में, ब्रिटेन में वही है कहीं, तो लंदन में है शायद, जहां तक है। तो इन चीजों को समझने के लिए हुआ क्या, उसके बाद में पूरा का पूरा षड्यंत्र चला, और ये जो, इसीलिए हमारा जो लोकतंत्र है वो एक षड्यंत्र की देन है, उसके तहत हुआ है। तो ये हमारे लिए नहीं था, जो आंदोलन था वो भी हमारे लिए नहीं था। इसकी वजह से हमारे कुछ लोग उसके भागीदार भी बने, भागीदार तो वैसा देखा जाए तो हम सभी बने। इस हिसाब से, इसीलिए जो मंशा जो है, बात वही आ गई कि आपने जो बिल्डिंग बनाई वो किस यूज के लिए बनाई, वो यूज तो वही आएगी ना। आपने रहने के लिए घर बनाया तो वो घर बनता, हॉस्पिटल बनाया हॉस्पिटल, और या स्कूल बनाई तो स्कूल। इसी हिसाब से इन्होंने जो आंदोलन लड़ा वो सिर्फ और सिर्फ, इनको स्वराज्य का मतलब था, बाल गंगाधर तिलक का स्वराज्य का साफ था। आपको यहाँ रोक के इंटरवेन कर रहा हूँ कि 1935 के बारे में आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? 1935 में इन्होंने कुछ पूरा संविधान टाइप पर सारा ढांचा बना दिया था 35 में,
कानून कायदे सब सेट कर दिए थे 35 में। 12 साल तो हम ऐसे ही कहे। 1935 में बहुत कुछ इन्होंने अंग्रेजों ने सोच लिया था कि जो ये तंत्र हमारा तंत्र है, इस तंत्र को हम लोकतंत्र में कैसे कन्वर्ट करें। 1935 में इनका माइंडसेट बना। इन्होंने 1935 में वो बनाया कि भाई इनके कानून बनाओ, एक्ट बनाओ, फिर ये पार्ट हो गए। लेकिन 1935 के अंदर लोकतंत्र की दिशा खड़ी हो गई। वहां से फिर जन आंदोलन को मानो या कैसे ही मानो, इनको छद्म माने, कुछ भी माने, लेकिन छोटे मोटे ये कारखाने चलते रहे। अठारह का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कमीशन है उसमें सबसे ज्यादा हावी सर चुटराम थे भाई, अपनी बात रखने मतलब वहां तक किसानों का प्रभुत्व सबसे ज्यादा था। उसके बाद में जैसे अंबेडकर आते हैं तो पूना पैक्ट के नतीजे जो हुआ उससे निकल करके 1935 का जो अधिनियम आया, 1935 के आधार पे फिर जैसे मानते हैं हाँ उसकी कॉपी मानते हैं संविधान को हमारे को, मगर नहीं, सीधा सीधा ऐसा नहीं है। 1935 का जो कानून बना वो भी मजबूरी में ही बना ना, ये तो है नहीं कि उस वक्त स्वतंत्र थे। भारत का संविधान को दुनिया का सबसे लचीला संविधान क्यों कहा जाता है? क्योंकि कहीं न कहीं मान ली हाईवे बनाया, हाईवे पे पुल बनते हैं तो आपने ये सोचा कि मैं अभी बना रहे हैं तो हम इसको 6 लेन का ऑप्शन छोड़ के बनाते हैं ताकि यदि भविष्य में इस पर ट्रैफिक बढ़ा, निर्माता थे सबसे ज्यादा भूमिका अंबेडकर की थी। ये कल्पना इसमें काफी हद तक, क्योंकि 99% अंबेडकर की चली नहीं, वो बात एक अलग है, मगर प्रारूप देने में, इसको यथार्थ में उतारने में उनकी भूमिका है। लोग कहते हैं कि यार हमारा छूट गया, हाँ बिल्कुल छूट गया होगा क्योंकि छूट जाता है। आज हनुमान जी कोई चीज करेंगे और एक जो गांव में बेटा ये धाकड़ साहब कुछ चीज करेंगे, उसमें और इसमें फर्क आएगा। क्योंकि धाकड़ साहब कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस ब्राह्मणवाद के इस पूरे तंत्र ने 1935 में अपनी पूरी टांग अड़ाई, तो फिर अंबेडकर तो लड़ता ही रहा कि तुमने सारे तुम्हारे डाल रहे हैं, हमारे किसी के डाले नहीं है, तो ये लड़ते लड़ते वो तो चला गया। ऐसा तो नहीं है। नहीं, वो देखो ये तो प्रैक्टिकल चीज भाई, आप किसी से कोई भी ऑब्जेक्शन उठाओगे कहीं पे भी जाकर के तो उसका तो हिस्सेदारी तो बढ़ेगी ना, निसंदेह वही है। इसीलिए पूर्ण रूपेण जो है वो हमारा प्रतिनिधित्व कहीं पे नहीं हो पाया। चाहे संविधान सभा को देखेंगे तो भी आप देखेंगे कि आपके परसेंटेज कितना है, आपकी जनसंख्या कितनी है, किसान वर्ग कितना है, उसके बाद में उसमें परसेंटेज क्यों नहीं है। तो ये सारी चीजें तो है। उसी आधार पे जो आपने कहा ना कि भाई जन आंदोलन है तो फिर लोकतंत्र काहे का, बस बात वहीं आ जाती है कि मकसद जो था कहीं ना कहीं मकसद में उस मकसद के प्रति लड़ने वाला सिर्फ वन मैन आर्मी बन गया था, क्योंकि बाकी को इन लोगों ने सबको एक तरफ कर लिया था। उसके साथ देने में वो कोई नाम मात्र के लोग हो सकते हैं। इसीलिए ये जो लड़ाई है या ये जो लोकतंत्र निकल के आया उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। और इसमें मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि मान लीजिए दुनिया का सबसे लचीला संविधान भारत का कहा जाता है। किस लिए कहा जाता है कि इन्होंने, निर्माताओं ने, जैसे अंबेडकर जी साहब की माने तो उन्होंने ये सोचा होगा ना कि यार जब मैं एक आदमी ये कर पा रहा हूं तो जब एजुकेशन होगी, ये हमारे आज तो लोग इतने बिल्कुल मानसिक और शारीरिक दोनों चीजों से गुलाम है। उस वक्त शारीरिक ज्यादा थे, मानसिक कम थे, मगर उन्होंने कल्पना की होगी कि भैया जो शारीरिक गुलामी जब हटेगी तो कहीं ना कहीं मानसिक स्वतंत्रता भी इनकी बढ़ेगी। तो हो सके ये आज से 10 गुना ज्यादा, 20 गुना ज्यादा या 100 गुना ज्यादा मजबूत होंगे। तो ये क्योंकि संख्या तो इनकी है तो ये अपने हिसाब से इसमें संशोधन कर लेंगे। हो उल्टा गया। चलो फिर मैं धर्मेंद्र जी आपको बीच में लेना चाहूंगा आपको, क्योंकि देखो डीपी सिंह जी, अब मुद्दा ये बनता है
कि जो लड़ाई हम बहुत पहले लड़ रहे थे, जो बहुत पहले लड़ाई लड़ रहे थे, वो लड़ाई आज भी लड़ रहे हैं। तो हमारा तो कोई माइंडसेट इस लेवल के बना ही नहीं, हम इनोवेशन में, टेक्नोलॉजी में या उस लेवल से बने। ये मशीनें बनना अलग चीज है, माइंडसेट अपडेट होना और हम टेक्निकली उस लाइन पे होना और धर्म से अलग हटके कोई एक व्यवस्था खड़ी कर देना, वो कुछ हुआ ही नहीं। 27 देख लिया, 1857 देख लिया, 47 में आए, 47 में हमने साहब नकल वकल कर करा के जैसे तैसे भी अम्बेडकर लिखता रहा, इनका कुछ अपना प्रेशर रहा। 300 समथिंग जो भी लोग थे, इन लोगों ने अपनी टांग अड़ाई की, 3 साल 11 महीने और कुछ दिनों तक 18 दिन तक ये बैठे रहे और कर करा करके ये लोकतंत्र की स्थापना की। और फिर जन आंदोलन वो के वो रे, हमारे तो वो की वो गिरे रही, वो के वो आदमी, वो की वो कड़े, वो का वो जंजाल हम लिए बैठे हैं, हम ही अभी तक कोई उभर ही नहीं पाए। तो हम क्या बने फिर, इतने क्या मतलब निकला हमारा? पता पूरा कुछ जन आंदोलन लिया, आज ही डोल रहे, आज ही वही मांगे, आज ही वही काम, आज वही डंडे, आज वही सिस्टम। अंग्रेज गए तो ये आ गए, कोई ऐसा लोकतंत्र हुआ ही नहीं गया। उस टाइम ही पंगे पड़े थे हम तो। ये पूरा ग्रुप ऐसे साइड में खड़ा था, जैसे धर्मेंद्र ने कहा सर छोटू राम थे तो वो कैसे बाहर संट आउट हुए हो गए, क्योंकि एक बहुत बड़ा ग्रुप ऐसा था जो ऐसे किसान वर्गों की ज्यादा वहां थी नहीं। वो अभी अम्बेडकर ने थोड़ी बहुत टांग अड़ाई थी, इसकी भी चलना करना कुछ नहीं हुआ। वो एज इट इज लड़ाई आज है। भारत के इतने साल के बाद में भी हम उस माइंडसेट से खुले रूप में, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ तो अपन सीमित लोग हैं कर पा रहे हैं, और ठीक है सोशल मीडिया है बात फेंक रहे हैं, बाकी हम खुल के बात नहीं कर सकते। वो स्थिति उस लेवल पे है। तो डीपीसी अपना चिंतन खड़ा करेंगे, बताइए। सोनी, सबको नमस्कार। जब देश आजाद हुआ था, संविधान बना, तो ये सोच के बना था कि मिनिमम जो है प्रजातंत्र की व्यवस्था कर लो, आगे धीरे धीरे इसे उच्चीकृत या बढ़ाते रहेंगे या करते रहेंगे। जैसे गाड़ी है, कोई कार है, अब बनी, अगली बार जो वर्जन निकालता है आदमी तो उसकी कमियां दूर करके आगे बढ़ाता है। तो ये तो इंटरमीडिएट तक भी नहीं पहुंचा, ऊपर तक तो पहुंचता क्या, मिनिमम से भी पीछे हट गया, मैक्सिमम तो जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। रही बात जन आंदोलनों की, जन आंदोलन अब वो सिचुएशन नहीं है जो पहले हुआ करती थी। पहले जन आंदोलन था अंग्रेजों के खिलाफ, अब कोई जन आंदोलन खड़ा होता है तो ये सीधा सीधा आमने सामने होता है। तो लड़ने वाले आधे से ज्यादा हमारी जितनी शासन प्रणालियां हैं उसमें सबसे बेहतर प्रजातंत्र को माना गया, लेकिन इसमें भी 51% मजे में और 49% भाड़ में। सबसे बेहतर शासन प्रणाली होने के बावजूद भी इसमें भी इतनी खराबी है। अब रह गए वो जो सत्ताधीश बन जाते हैं, उन्होंने कभी भी सत्ता छोड़ने के मतलब देश के लिए कुछ नहीं करा। देश के लिए कोई नहीं सोचता, सोचते थे जो पहले टाइम के आदमी सोचते थे, अब केवल अपने लिए सोचते हैं, काबिज बने हो रहने के लिए सोचते हैं। कोई नहीं सोचता ये कुछ प्रगति देश करे। आप बताओ तो मोदी ने ऐसा काम कर दिया जो 20 देशों ने अपने सर्वोच्च वो पदक और वो दे दिए इन्हें। अलावा देश बेचने के सऊदी को 53% भारत पेट्रोलियम की वो दे दी, मिल्कियत दे दी या निवेश दे दिया। तो उसने उसे दे दिया। जितने भी देश हैं ये बता दो, इसने देश के लिए तो करा क्या, दूसरे क्यों इन पर पदक दिए जा रहे हैं। इसने भी देश को 49 तो उन्होंने बेच दिया था नरसिम्हा सरकार ने, और बाकी बचा कुछ इन्होंने बेच दिया। निवेश कहने के लिए बड़ा अच्छा शब्द है, लेकिन निवेश हम अपनी संपत्ति को गिरवी रखना है या बेच दी, मैंने दूसरों को, मान लिया किसी ने वो खरीद लिया, शेयर खरीद लिया, तो शेयर खरीदने वाला तो मालिक है, ऐसा तो है ही नहीं को मालिक नहीं है। तो जो निवेश हो रहा है तो हमारा देश तो बिक रहा है। सीधा सीधा तो ये दिखाई देता है हमें कि साहब वो सरकारी उपक्रम जो है, सार्वजनिक संस्थान जो वो प्राइवेट कर दिए या ये कर दिया वो कर दिया, इससे बड़ा भारी नुकसान तो इससे हो रहा है। आप मैक्सिमम प्रजातंत्र की बात तो छोड़ दो, आज की तारीख में जो मिनिमम है, मिनिमम में भी
मतलब कहने का 1-8% रह गया है और जनता की हालत इस तरह की बना दी है। अब इसमें जीने लायक छोड़ा है। जन आंदोलन की तो कल्पना ही छोड़ दो। और अगर ये भी काम नहीं करेंगे हम, अगर जीना छोड़ दें तो ये हो जाएगा। और जीना अगर हमने जो कर रहे हैं, जैसा कर रहे हैं, ये अगर ना करा और जन आंदोलन पर लग गए तो हम तो मर जाएंगे। दूसरी बात, जन आंदोलन वहां होता है या तो संपन्न लोग कराते हैं या बिल्कुल भूखे मरने लगे हैं वो लोग विद्रोह करते हैं। यहाँ स्थिति ना इधर की है ना उधर की है। जो बड़े लोग हैं उन पर तो देश की सारी सत्ता और संपत्ति सब कुछ उन्हें मिल रही है, तो वो तो इस तरफ ध्यान क्यों देंगे। और क्योंकि चाहे 5 किलो अनाज मिले या कुछ भी मिले, हम जीवित रखे जा रहे हैं। अब जीवित अगर हैं तो बस इसी में है। आंदोलन करने की क्षमता किस में बची है? मेरे ख्याल में तो बेहतर है मेरा कहना। ठीक है, धन्यवाद। हाँ, तो धर्मेंद्र जी एक बात जो नई ऊपर करके आई कि भाई 51 लोग इधर हैं, 49 इधर हैं, तो विरोध होगा। अंग्रेजों की जगह 51 लोग आ गए, लेकिन ये प्रजातंत्र, लोकतंत्र क्या, लोक में क्या 51 लोग हुए क्या? मतलब क्या लोकतंत्र की परिभाषा ही बेहूदी हो गई है? तो बिल्कुल ही, तब तो आंदोलन हो गई होगा। जैसे मैंने सवाल किया कि भाई लोकतंत्र है तो जन आंदोलन क्यों है, उसके कारण क्या हो सकते हैं? अब कारण तो सीधा दिखता है, जैसा डीपी सिंह जी कह रहे हैं, भाई 49 ने तो इनको चुना ही नहीं ना, और इन्होंने गलियां और निकाल ली, पार्टियां बना करके, छोटे छोटे टुकड़े मिलकर के हम संख्या में 51 हो गए। क्योंकि 51 तो हुए नहीं, 32% एक बार मिले, 36% एक बार मिले वोट। 1/3 लोग सत्ता भोगते हैं, 2/3 लोग घर बैठे हैं, तो जन आंदोलन तो सुनिश्चित हो गया। ये तो मॉडल ही गलत है, मतलब इसका तो यही हुआ। हम ये सोचें कि लोग हैं कहाँ, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे धर्मेंद्र जी? फिर मैं पवार साहब को लेता हूँ। एक्चुअल में क्या है, ये जो खेल है ना, ये सबसे बड़ा मानसिकता का है, हमारी सोच समझ का, आईक्यू का है। और जो दुनिया का जो आईक्यू होता है वो 25% का लो होता है, 50% का एवरेज होता है और 50% का तो मतलब अच्छा होता है, और 1-आधा% होता है जिनका आईक्यू 100% होता है। अब जिनके पास में आईक्यू अच्छा है वो क्या अपने लोगों से करवाना चाहते हैं? अभी जो ये मान लीजिए अपन ये सोचते हैं कि यार ये धर्म के होते हैं, ये जाति के होते हैं, ये जो प्रोग्राम होते हैं ये नॉर्मल प्रोग्राम नहीं है। ये प्रोग्राम सत्ता की पहली सीढ़ी है। क्योंकि हमारा आईक्यू सुधर न जाए, लोगों में समझ न आ जाए, ये सारा का सारा जो खेल है ना वो उसका है। अब बात वापस में एक बार मुझे एक चीज याद आ गई कि जो गोलमेज सम्मेलन में ये बाबा साहब का विरोध हुआ था, गांधी ने, ये कोई गए ही नहीं थे, फर्स्ट का या द्वितीय का ऐसा कुछ है, तो उस एक गोलमेज सम्मेलन में ये गए नहीं थे। बोले कि बाबा साहब को यदि बुलाएंगे ना, आप सही सेकंड का है तो हम आएंगे ही नहीं, क्योंकि ये अछूत है और ये प्रतिनिधित्व तो अछूतों का करता नहीं, अछूतों का प्रतिनिधित्व गांधी ने कहा था मैं करता हूं। और यदि इसको आप अंग्रेजों को कहा, ब्रिटेन सरकार को कहा कि यदि आप इनको, इंग्लैंड सरकार को, इनको आप बुलाते हो तो हम नहीं आएंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं हम तो इसको बुलाएंगे, क्योंकि तब तक बाबा साहब ने अपने आप को प्रूव कर दिया था। ये जो काला पानी का वो जो संबंध हुआ था ना, वो पानी का कुत्ते को पिला करके कि भाई हमारी स्थिति है, तो अंग्रेज समझ चुके थे कि जो हमारी प्रॉब्लम, हमारे वहां प्रॉब्लम है वो अलग है और भारतीयों की प्रॉब्लम अलग है। तो उसके आधार पर जब वो गए तो अंग्रेजों ने, जो ब्रिटेन सरकार ने, जो उस वक्त की सरकार थी, उसने बाबा साहब के साथ में एक समझौता किया था और पूरा का जो पूरा पावर ट्रांसफर है वो बाबा साहब को कर दिया था। उनके बीच में एक समझौता हुआ था। 1 मिनट के लिए मैं क्लियर कर देता हूं मेरी, तो वो जो पावर ट्रांसफर है वो बाबा साहब को कर दिया। तो जब ये गांधी को पता चली तो गांधी गया और गांधी ने कहा कि ये क्या किया आपने, तो हमें तो मार दिया और हमने जिसका विरोध किया था उसी को पूरा अधिकार उसी को दे दिया। तो अंग्रेजों ने कहा अब हमारे पास में कुछ नहीं बचा है, जो कुछ भी करना है। आपने कहा ना कि क्या ये जो संविधान बना या 1935 का जो कानून बना वो प्रेशर में बना, उसको मैं क्लियर करने के लिए ये वाकया बस बता रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि भाई अब जो कुछ भी करना है, आप जो कुछ भी लेना है, हमने तो हमारी तरफ से लिखित में समझौता गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब के साथ कर लिया है, तो अब आप उन्हीं से मांगे जो कुछ भी मांगना है। तब गांधी आया यहाँ भारत में और अब अंबेडकर साहब के बोला कुछ नहीं, अंबेडकर साहब के विरुद्ध में वो अनशन पे बैठ गया
अब आप कल्पना करोगे, गांधी अंग्रेजों के विरुद्ध अनशन पे नहीं बैठा था, अंबेडकर के विरुद्ध में बैठा था। तो अंबेडकर इस कंडीशन में बाबा साहब परेशान हो गए कि यार ये मर जाएगा तो मेरी बात सुनने वाला अभी 1-2-5% भी नहीं है मेरी बात समझने वाले, और ये दलितों को कत्लेआम मचा देंगे, मतलब जो वंचित लोग हैं उनका कत्लेआम मचा देंगे। तो इसलिए उसने जाकर के, जब गांधी अनशन पे बैठ गया, गांधी ने कोई मांग नहीं रखी, सीधा अनशन पे बैठ गया अंबेडकर के विरुद्ध कि अंबेडकर मेरी बात नहीं सुनता। तब बाबा साहब ने उसके साथ जो पूना पैक्ट जो कहा जाता है वो गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था, और वो डिप्रेस क्लास वर्सेज अपर क्लास, मतलब जो वंचित और जो शोषित है उनके बीच का वो जो पूना पैक्ट हुआ था। और उसमें यह तय हुआ था कि 10 साल के अंदर ये जितने भी भारत के पूंजीपति और ये जो ब्राह्मण थे उन्होंने सब, जैसे आपके मारवाड़ के सबसे ज्यादा थे डालमिया वगैरह, ये जो कुछ भी हैं, ये ऐसे कुछ चलो मैं थोड़ा इंटरवेन कर रहा हूँ धर्मेंद्र जी, आपको मैं इतिहास से आपको वर्तमान में लाऊं। हम आज की स्थिति में 1/3 लोग जो जिन्होंने वोट लिया है, जो लोकतंत्र का एक ढांचा है जिसको संसद कहें, और संसद से फिर ये दूसरे तंत्र जो भी तंत्र बने हैं वो लोकतंत्र जो है, 1/3 के अंदर एक पर्टिकुलर ग्रुप जो धार्मिक एफिलेटेड है आरएसएस नाम से, उसको नया पंगा हमारे लिए खड़ा हो गया। उस टाइम भी था ये पंगा, नो डाउट, लेकिन आज की पोजीशन में जो पंगा खड़ा हुआ है और इस स्थिति में हुआ, वहां जन आंदोलन, जन कहाँ रह गया? जन आप देखो उस टाइम भी ये कुछ अलग बैठे थे, अब आज जन के अंदर ये है कि हम ओबीसी, एससी, एसटी ये सब अलग थलग पड़े हैं। अब हम कहते हैं जन हम आन कर देंगे, ये कर देंगे, वो गिना देंगे, वो कर देंगे, सारा कुछ बात हम समझ रहे हैं। लेकिन ये बीच में एक एरा आया, आरएसएस का एरा, वोट के मार्फत तो वो है ही, लेकिन सत्ता की रिमोट चाबी यहाँ पे लगी। ऐसी परिस्थिति में जन आंदोलन कहाँ करे टिकेगा? जन आंदोलन के सामने तो आरएसएस खड़ा, किसान आंदोलन के सामने खड़ा था, और आंदोलन हो रहे हैं उनके सामने खड़े हैं, जो लोग भी खड़ा होता है उसके सामने आरएसएस की पूरी फौज खड़ी रहती है। अब इस आंदोलन को मैं कहाँ पे ले जाऊं? मैं वर्तमान में ला रहा हूं आपको, जो पहले हो गया, मान लो कोई कारण रहे होंगे, हम उनको एकदम से त्याग दें। आज इस स्थिति में यदि मैं ये कहूं कि कोई भी आंदोलन करें, ये डंडे लेके खड़े हो जाते हैं, लट लेके खड़े होते हैं, मारने काटने को खड़े हो जाते हैं, इनको ब्यूरोक्रेट के मार्फत मरवाने की तैयारी कर लेते हैं। वो ईडी सीडी तो बहुत छोटी बात है। अब इस स्थिति में जन आंदोलन का वैल्यू क्या है? और फिर मैं इसमें चाहूंगा कि अब क्या करें। वो सेकंड एरा हमारा रहेगा, हम 4-5 ही लोग हैं, हम स्थिति यहाँ पहुंच चुकी है कि हम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। हनुमान जी देखो, आईक्यू समझ कैसे बनती है? हमारे पास में जो सूचनाएं आती है उसके आधार पे हम माइंड मेकअप करते हैं, या हमारी समझ जिसे कहते हैं वो सूचनाओं पे आधारित होती है। कभी आपके पास नॉलेज, सूचनाएं कहाँ से आती है, किस माध्यम से आती है? और इन्होंने जो व्यवस्था कर रखी है, ये व्यवस्था ऐसी कर रखी है कि आपके पास में जो सूचनाएं आएगी वो होगी इनके हित में और लगेगी वो है आपके हित में। मेन बात ये है। अब जब आप ये कहते हो कि यार मेरी बात सुनी नहीं जाती या कोई समझ में नहीं आता, आप बार बार ये चीज कहते हो कि यार मैं किसान आंदोलन वालों के सामने या किसान नेताओं के सामने करता हूँ, पॉलिटिकल वालों को बात करता हूँ, फिर भी वो मेरी बात नहीं समझते हैं, वो पकड़ना नहीं चाहते, काम करना नहीं चाहते, या वो क्या प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम सिर्फ कुछ भी नहीं है, नॉर्मल सी है, प्रॉब्लम है समझ की। क्योंकि ये जो आईक्यू लेवल जो लोगों का इन्होंने डिस्ट्रॉय कर रखा है, मतलब मानसिक गुलामी जिसे कह सकते हैं, ये डाल रखी है और एक माहौल यहाँ पे देखो, मैं फिर इंटरव्यू करूं आपको, मैंने ये 30रा टॉपिक लिया ना, तो ऐसे नहीं लिया था। डॉलर की दखल, आप इन बातों को सोचो, मोदी गिड़गिड़ाता क्यों है ट्रंप के आगे? आर्थिक लोकतंत्र में आर्थिक तंत्र का बहुत बड़ा कारक है। हम ऐसे फंसे हुए हैं, आरएसएस, अंतरराष्ट्रीय जो अर्थतंत्र है वो, और हम फिर वही पंगे में फंस गए। अब करें क्या? मतलब बहुत बुरी एक चैनल में फंसे हुए हैं हम लोग, जो भी है 97% करीब लोग हैं उस चैनल में फंस चुके हैं। और इस तरीके से एक कंज्यूमर देश है जिसके ऊपर अर्थतंत्र इस तरह से हावी होकर के, अब इन जन आंदोलन वहां कहाँ टिके? बताओ, किसान क्या मांगे? कुछ नहीं मांग सकता, औकात नहीं। कोई मांग के दिखा दे, बेरोजगार युवा का मांगे, कोई दिखा दे, करके दिखा दे, पॉसिबिलिटी नहीं बनती ना। अर्थतंत्र दुनिया का उसने मुट्ठी में ले लिया, पूरे देश को देश में ले लिया, तो वो सब मर गए, बीच में युवा, किसान सब जाओ। इसके बीच में आरएसएस ने और
अपने वो कोड में खास का काम कर दिया कि हम कोई करना चाहें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मांग उठाना चाहें, हमारे जो मान लो कोई सोशल प्लेटफॉर्म पे ही कोई बात करना चाहें, तो वहां नहीं हो सकती बात, वहां ये डंडे लेके खड़े हो जाते हैं। नहीं होते हैं तो इनके मार्फत वो, जैसे आप देख रहे हो कि पूरी पुलिस हमारे को पीटने के लिए ही होती है 97%, हमारे लिए पुलिस नहीं है, प्रोटेक्शन के लिए नहीं। इन सारी परिस्थितियों के अंदर जन आंदोलन की एक्चुअली महत्ता कहाँ रह जाती है, करें क्या, मतलब बड़ा एक सोच का विषय बन जाता है। इसमें डीपी सिंह जी आप क्या कहेंगे? डीपी सिंह जी एक मिनट में मेरी बात रख देता हूं मैं। हाँ, चलो, एक मिनट के लिए। हाँ, एक्चुअली में क्या है कि इसका जो स्वरूप है ना, अब बदलने की जरूरत है। इसको जन आंदोलन की बजाय स्व आंदोलन में परिवर्तित करने की जरूरत है। पहले हम समझे, फिर हमारे भाई बंधु उनको समझाएं, फिर एक भारत में बहुत बड़ा एक माइनस पॉइंट है जो बहुत ही हमारे लिए नासूर है, वो है जाति। जाति है कि जाति ही नहीं है, मगर वर्तमान परिस्थितियों में वो जाति ही है। वो ऐसा प्लस पॉइंट है कि ये सारे इनके जो ये है ना, इनके जो छोड़े हुए सुगोबे धर्म के, क्षेत्र के, भाषा के, ये सारे गुण हो जाते हैं। तो यदि इसको हम कोड करते हैं, इसको हम यदि यूटिलाइज कर लेते हैं, तो ये एकदम इनका ये जो ताश का पत्तों का जो मेल है वो डे जाएगा। चलो डीपी सिंह जी, आप क्या कहोगे? जैसे समझ की बात, माइंडसेट की बात है, मैं हर बार कहता हूँ कि पहले समझो और फिर आंदोलन करो। झंडे लेके यूं ही रवाना मत हो जाओ, आपके दुश्मन बहुत बैठे हैं। एक आरएसएस की पूरी फौज बैठी है, गवर्नमेंट के तंत्र के जो भी ब्यूरोक्रेट वो बैठे हैं, अंतरराष्ट्रीय इस तरह का डॉलर आपके सामने खड़ा है, आपसे पूरी गुलामी करा करके, आपकी जमीनें छीन छीना के, सब आपका पूरा कुछ लेकर के आपको एक गुलामी की तरफ बढ़ा रहा है। ऐसे में आप जन आंदोलन का क्या कैसे करोगे? डीपी सिंह जी 2 मिनट में अपनी बात रखो, फिर पवार साहब को पूरी लेता हूँ कि आखिर क्या कहाँ है, आपका कर क्या सकते? देखिए सर, जो आप कर रहे हैं इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। जन आंदोलन की बात भूल जाओ, इससे बढ़िया कार्यक्रम तो कोई हो ही नहीं रहा, मेरी नजर में तो है नहीं। जो इतनी बढ़िया जागृति, इतनी बढ़िया, किसी का फायदा नुकसान कर नहीं सकते। जो फायदा या नुकसान ना करे उसके साथ आदमी जुड़ते नहीं है। अगर हम फायदा नुकसान करने की स्थिति में हो तो देखो, दुख जरूर होता। अपन दोनों चले थे यूपी के अंदर एक ऐसी जन आंदोलन करने के लिए कि 73वें संविधान संशोधन के अंदर जन, अगला पॉइंट है जनता के मन की जन भागीदारी सुनिश्चित करें। आप यूपी के ग्राम पंचायतों के अध्यक्ष, तब मैंने आपके मंच को टच किया और मेरे दिल में ये थी कि मैं पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की स्थापना कर दूं। कुमार साहब को भी लोगों से, ये बिहार में है, सॉरी उसमें बंगाल में है, बंगाल में। दिल में दुख तो होता है ना कि भाई हम 5 आदमी मिल गए क्या तीर मार रहे हैं, दुख तो। बाकी वो तो है, हौसला बढ़ाने वाली बात है कि संघर्ष किए जाओ, जो होगा देखा जाएगा, वो अलग बात। पवार साहब, अब आपकी छोटे छोटे टिप्पणियों में जो भी आप 5-7 मिनट में जो अपनी बात को रख पाए, पवार साहब। सबको नमस्कार, और राम प्रसाद जी से अनुरोध है कि वो अपना म्यूट कर ले माइक, उनकी आवाज डिस्टर्ब कर रही है माइक की। राम प्रसाद जी। सभी को नमस्कार। देखिए चौधरी साहब, व्यर्थता है, लेकिन हम इतिहास को देखे बगैर भी आगे नहीं बढ़ सकते, ये भी अपनी जगह सही है। और ये पहले भी क्लियर हो चुका कि देश जो आजाद हुआ वो ना किसी गांधी की वजह से हुआ, ना किसी जो है स्वराज आंदोलन की वजह से हुआ। किसानों ने आंदोलन करे, उसका असर था कि इंग्लैंड को लगने लगा कि ये अर्थ के हिसाब से हमारे लिए देश बेकार हो गया, हमें यहाँ से पैसा पूसा मिलना नहीं। और इसकी शुरुआत 1857 से ही होती है। 1857 का जो आंदोलन था वो किसानों का आंदोलन था, हरिद्वार से लेके कानपुर तक था, क्योंकि गंगा नहर बनी थी 1855 में। किसान पहले ही वो लगान देने की स्थिति में नहीं था, उस पर आपासी और लगा दी, तो सारे के सारे हरिद्वार से लेकर के किसानों ने आंदोलन किया कानपुर तक। 1857 नटशेल में किसानों का आंदोलन था। गांधी जी आ गए, गांधी जी ने आकर के जो अपना वहां देखा बिहार में कि भाई जो है वो लोग, जनता पिस रही है, जबरदस्ती खेती करा रहे हैं, थोड़ा आंदोलन किया। उससे जो है सरदार पटेल प्रभावित हुए, उन्होंने बारदोली आंदोलन किया और
एक जो आंदोलन सबसे ज्यादा जिसको भूल जाते हैं, बिल्कुल मतलब याद ही नहीं है किसी के, वो है विजय सिंह पथिक का आंदोलन। विजय सिंह पथिक पहले जो है वो क्रांतिकारी रहे, बम बुम बनाए, फेंका फांका जो भी है, मतलब जो सीधे अटैक करने वाली जो स्थिति थी उसमें रहे। उसके बाद वो वहां से हट कर करके उसमें चले गए सोच में, और यहाँ तक कि गांधी जी के जो आश्रम था उसमें वो प्रशिक्षक की भांति रहे गांधी जी के साथ। गांधी जी ने ये भी कहा कि मैंने जो जन आंदोलन है वो विजय सिंह पथिक से सीखा है। विजय सिंह पथिक के यहाँ सावरकर पढ़े हैं, वो गोलवरकर जो है उनसे शिक्षा ग्रहण करके आए। अभी गांधी जी के साथ उनका विद्रोह कहाँ से शुरू होता है विजय सिंह पथिक का? उन्होंने कहा भाई आप जो है देश को आजाद करने की बात कर रहे हैं और आपने ये लाला लोग ले लिए, बजाज को और उसको डालमिया को, और उसको जो है तुमने इनसे पैसे लेने शुरू कर दिए कांग्रेस के लिए, तो भाई मेरी तो तुम्हारे से दाल गलेगी नहीं। गांधी जी ने उसका इलाज करा दिया विजय सिंह पथिक जी का। वो उनका जो राजस्थान सेवा संघ था, और जिसका नागपुर में प्रेस थी, सब कुछ ऑफिस था, उस पर कब्जा आरएसएस का करा दिया। नाम भी वही रहा, राजस्थान सेवा संघ का आरएसएस कर लिया उन्होंने, और इन्हें भिजवा दिया विजय सिंह पथिक को जेल। विजय सिंह पथिक जो है वो राजे रजवाड़ों के खिलाफ थे। राजस्थान में जितने ये थे शोषण करने वाले, उन्होंने कहा भाई ठीक है, छापी, उनके लेटर वेटर सारे हैं, सब कुछ है, वो देखा जा सकता है। बहरहाल वो बेसिकली आम किसान के लिए लड़ रहे थे, जिस वजह से उन्हें जेल जाना पड़ा, जिस वजह से वो भूखे मरे। 4 दिन तक जो आदमी रोटी ना मिलने की वजह से मर गया हो, और जिसके लिए गांधी ने ये कहा होगा कि मैंने आंदोलन उससे सीखा है। अब आप खुद ही समझ सकते हैं इसको कि क्या क्या होता है और क्या क्या दिखाई देता है। खैर एनीवे, वो एक बात हो गई कि देश आजाद कराया किसानों ने, ये सब कहने की बातें हैं, किसानों की वजह से आजाद हुआ, ये हमें एहसास होना चाहिए। अब आ जाते हैं हम इस पे, भाई हमने आज अभी अब तक कितने आंदोलन डिस्कस किए। एक डॉक्टर अंबेडकर का सामाजिक संगठन है, एक देश की आजादी के लिए ब्राह्मणों का आंदोलन है, स्वराज जिसको कहते हैं, वो जन्म से अधिकार है, और तीसरा आंदोलन किसानों का है। अब दो दो पर तो हो गया काम सारा का सारा। संविधान सभा में हमारा प्रतिनिधित्व नहीं था किसान उसमें, जो संविधान सभा में, ये भी सच है कि उसमें राजे महाराजा थे, या फिर जो है थोड़े बहुत जो ये ब्राह्मण सेवा संघ था जिसको आरएसएस कहते हैं आप, इनके ही लोग थे वो सारे के सारे वहां पर संविधान में। हालांकि उन्होंने आरएसएस ने तो खंडन किया कि हम इसे संविधान को ही नहीं मानते, ये है ही नहीं हमारा। तो उनका उद्देश्य क्या था? तब से ही जाति था, आज भी जाति, भी जाति था। और 1925 को थोड़ा सा हमें और एहसास होना चाहिए कि सावरकर को पेंशन अंग्रेजों ने क्यों दी। वो पेंशन नहीं थी, वो अंग्रेजों ने हिंदुओं को और मुसलमानों को दोनों को लड़ाने के लिए उनको भत्ता दिया कि भाई आप जाओ और आप हिंदू महासभा बनाओ, और उसको जो है आप जो है बाद में ही उसको संघ वंग नाम दे दिया जो कुछ भी है, और आप हिंदू मुस्लिम कराओ इस देश में। बहुत थोड़े दिन तक हमारी सरकार चलती रही आराम से। उधर जिन्ना को और उसको रहमत अली को आदि वो दे दिया सहारा, उधर जो है इसको पैसे देने शुरू कर दिए, और जेल से दिया छोड़, सावरकर को आजाद करके और पैसे देने और शुरू कर दिए। वो जिंदगी भर हिंदू महासभा ही चलाता, धर्म को प्रयोग करता रहा, इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं, जो है अलग से बात कर ले। अभी वो ही हम उसमें आ गए, अब उसी में, ये कोई नई बात नहीं है। पूरी दुनिया में, संसार में जहां जहां सामाजिक जागृति आती है या आम आदमी आगे को बढ़ने लगता है, तो उसके क्या कर दिया जाता है। रोम में से ही हुआ, तुर्किस्तान में से ही हुआ, रशिया में से ही हुआ, और आपके यहाँ भी जब ये देखा कि ये सामाजिक सोच उभर रही है, तो उन्होंने हिंदू मतलब धर्म को आगे खड़ा कर दिया, और बाबरी मस्जिद तोड़ ताड़ करके वो सारा का सारा शुरू हो गया। अभी ये आंदोलन क्या है? सामाजिक आंदोलन है, मतलब ये शोषण का, सामाजिक अन्याय का आंदोलन है, या फिर धर्म का, अर्थ का आंदोलन? 35% से आगे नहीं जा रहे हो।
लेकिन 35% में 35% भी इसलिए जा रहे हैं कि वो राम जी की जाति के या पवार जी के जाति के या इन लोगों के जो एजेंट हैं वो वहां पर सत्ता में पैसा हिस्सा बटाने के लिए चले गए। हमारे ही तो दलाल हैं उधर सारे के सारे। लेकिन वो कब तक, जब तक समाज में जागृति नहीं आएगी। ये सोच के बैठने से साहब सब कुछ ठीक हो, मतलब हम कुछ भी ना करें ऐसा तो चलेगा नहीं साहब। देखिए आपका जो काम है ये छोटा काम नहीं है। इसे आप ऐसा मत समझो कि आप 5 ही हैं। आपकी 5 की आवाज है, ये 5 लाख की आवाज बनती है और यही 5 करोड़ की आवाज बनती है जाकर के। आप जो कर रहे हैं जागृति का है और जागृति के बगैर कुछ नहीं हो सकता। सीधम सीधी कहता हूं कि भाई इनका इलाज तो गलियों मोहल्लों संघ वालों का करेंगे इलाज और वही इनको करेंगे, सेट राइट करेंगे। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई ज्यादा दिन नहीं लगने के। क्योंकि अभी ये तो बेरोजगारों की भीड़ है। आज हम कहते हैं भाई देश का जो है मतलब 10-12% जो युवा है वो बेरोजगार, लेकिन कब तक? 10 ही साल तो, और 10-12 साल बाद ये युवा ही नहीं मिलने के, आपको जो सामान्य काम कराने के लिए नहीं मिलेंगे, तो ये बेरोजगारों की फौज एक तो बंद हो जाएगी, दूसरे ये सारे बाप बन जाएंगे। इनके बच्चे इनके हालत सही करने लगेंगे। जो आज ये वहां पे ये कच्चे पहनकर, खाली बनियान पहन के या बनियान भी नहीं पहनते, जा रहे कांवड़ लेने के लिए और अपने शरीर को दिखाने के लिए वहां पर लठ चला रहे हैं, किसी की गाड़ी तोड़ रहे हैं। ये कब तक? जब तक ये 40 साल के नहीं होते, 45 के। 40-45 में जाते ही इनकी औलाद इनका हुलिया टाइट करने लग जाएगी। अभी ये हमें थोड़ा सा देख, लेकिन अब हम चुप तो नहीं बैठ सकते। वो 10 साल चुप बैठ जाओ, अगले 5-7 साल में इनका सबका इलाज होने लगेगा। लेकिन तब भी आपको दिशा निर्देश देने की जरूरत पड़ेगी। जो आज आप काम कर रहे हैं, इन दिशा निर्देशों की जरूरत पड़ेगी। ये इसको ऐसे नहीं कि साहब हम बेकार अपना टाइम खराब कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। और देखिए बढ़ाने की जरूरत है थोड़ा सा। अभी हम सारे के सारे हम 70 से 60-70 से ऊपर वाले हैं, तो इससे, लेकिन ये हिम्मत हारने की बात नहीं है। हाँ, आप जो कुछ कर रहे हैं इसका बहुत कुछ असर होएगा आगे। मुझे तो ये आज इतना ही कहना है, बाकी आप बात करेंगे, मैं आपके साथ शामिल हूँ। धन्यवाद। धर्मेंद्र जी, कुछ इसमें क्रिया प्रतिक्रिया आप लेना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल इसमें सर वो मेन बात वहीं आ गई। सर ने क्लियर भी कर दिया कि हम कहाँ हैं हर चीज में। भाई हमारा आंदोलन था 1870 का था, उसके बाद में जो कुछ कर पाए वो सर चोटराम ने 1919 का जो अधिनियम बनाने में अपनी भूमिका निभाई। और उन्होंने जब धर्मेंद्र जी होना भी नहीं चाहते ना, हम होने की तरफ भी नहीं बढ़ पा रहे हैं ना। भाई लड़ाई कोई भी लड़ी जाएगी, पहले उसका ज्ञान होगा कि कौन सा क्या तरीका है, क्यों लड़ेंगे, कारण तो ढूंढे जाएंगे ना। वो तो हम कोई ढूंढ नहीं रहे। कभी कावड़ की कहानी है, कभी ये अलर्ट टाइप है। मैं तो यहाँ पेट्रोल पंप पे बैठता हूँ, इसलिए मैं कई बार ज्यादातर मेरे यूथ ही आते हैं मोटरसाइकिल स्पीड में लेकर के। मैं इनके एटीट्यूड्स, इनकी बात, इनके चेहरे जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ घाटा हो गया है। इतना भारी घाटा हो गया कि ये जन आंदोलन भाई लोकतंत्र नाम की चिड़िया तो कोई लगी नहीं। वो जो लड़ रहे थे वो अभी लड़ रहे हैं, अब इन आंदोलनों के डब्बे में पड़ गए। अब इसका प्रारूप, जैसे आपने पहले कहा था कि इसका प्रारूप चेंज करें, तो अब हम उस दिशा की तरफ बढ़े। पवार साहब, यही सीधा सा सवाल है कि एक बात तो आपने कह दी कि आप जो कर रहे हो वो ठीक कर रहे हो, लेकिन इतना से चलेगा नहीं। ये बहुत सीमित है और नुकसान बहुत ज्यादा हो चुका है। इस देश का इतना भारी नुकसान हो चुका। मैं एक कदम को टच करता हूँ। 21 बैठता हूँ, 21 तारीख को संसद में बैठूंगा तो मैं बैठूंगा, मतलब एक लाइन आपके बीच में अगला जो भी एपिसोड होंगे महीने भर, ये जो भी उद्यमबाजी करेंगे पेन डायरी लेकर के। लेकिन मुझे बहुत खतरनाक होगी कि कैसे। मैंने कहा, मैंने लिंक फेसबुक और ट्विटर दोनों पे डाल दिया, एक्स पे डाल दिया, तो हो सकता है उनकी नजर में चढ़ गया ये, तो उनके हो सकता है ये ज्यादा समझ में नहीं आया। कुछ ऐसे अलंकारों से लिख देता हूँ ना मैं, जनप्रतिनिधि वो करके दो परिभाषाएं करके, मुझे माफ कर दिया, ये भी अच्छी बात है। बाकी आज बड़े आने वाले थे लोग और मैं बुलाने वाला था। मैंने इनको कहा, मैंने कहा आपकी बार हिम्मत रखेंगे, अपन बैठे बैठे सुनेंगे क्या उद्यम मचाते हैं। तो स्थिति वहां पहुंच चुकी है, काम देले का नहीं। अंतर्राष्ट्रीय दबाव, पवार साहब, इतना हो चुका है भारत के ऊपर कि
भारत अंदर से एकदम खोखला है। इतनी बड़ी जनसंख्या, माँ बापों की चिंता, एकदम इतना खोखला है भारत के, हम अपने आप को, अपने बच्चों को संभाल नहीं सकते और इतने ठगे जा रहे हैं यूनिवर्सिटियों में फीसें भर के, नौकरियों के पीछे भाग के, काम कहीं है नहीं। इन सब तंत्र के अंदर ऐसा फ्लॉप हो चुके हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर ने बड़ी साजिश के तरह से पूरे लोगों को गुलाम बनने के पूरे कानून कायदे इस हमारे जो है ना प्रधानमंत्री, आप भी इसको टाइटल मिल जाए या कुछ भी मिल जाए, इस व्यक्ति ने कुछ भी पॉजिटिवनेस नहीं की 97% लोगों के लिए। तो एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने का। मुझे हाँ, तो धर्मेंद्र जी कह रहे हैं, दो ही मिनट में धर्मेंद्र जी सम अप करो, फिर पवार साहब कहेंगे अपनी बात को। सर, आपने कहा कि मैं युवाओं को देखता हूं, इनकी समझ देखता हूं, इनको देखता हूं, तो उसमें जैसे पवार साहब ने ये कहा था जाएगी तो यही बंदे इनके लट मारेंगे। मेन बात अब इन्होंने हमारी स्थिति ये कर दी कि रोजगार नहीं है, तो इन्होंने उसके लिए, या जो हमारा समय था, समय भी नहीं होता, समय, पैसा, समझ, ये तो इन्होंने क्या समय को ऐसे यूटिलाइज, अलग तरह से हमें पूरे को पूरे ये नेट, सोशल मीडिया के जरिए, रीलों के जरिए ऐसे हमारा जो समय उधर करा दिया। तो आदमी को, युवा को ये एहसास ही नहीं है कि मैं बर्बाद हो चुका हूं। उसको फुर्सत होगी तो वो अपने बारे में सोचेगा ना। दूसरा एक फिल्मी डायलॉग है कि नंगा क्या नाएगार क्या निचोड़ेगा। हमारे पास इन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं, जो कुछ भी थोड़ा बहुत था वो नोटबंदी में खत्म कर दिया। उसके बाद में जीएसटी, आंदोलन क्यों नहीं खड़ा है? आंदोलन कहाँ गया फिर? सर, युवाओं का बेरोजगारी का आंदोलन नहीं है सर, पहले से सब सीधा है ना, समझ पकड़ ली इन्होंने हमारी में मानसिक गुलाम कर दिया। ये हमारे मस्तिष्क पे बैठे हैं मीडिया के माध्यम से। भाई एकदम तो हम कैसे गुलाम हुए? देखिए, ये जो मॉडल है पूरी दुनिया का, इसको बहुत जब बढ़ चढ़ के इन्होंने पेश किया था, ये 2009 में ही फेल हो चुका था। ये फेल हो चुका और फेल होगा आगे, क्योंकि चंद लोगों के लिए दुनिया नहीं चलती, 1-2% के लिए दुनिया नहीं चलती। दुनिया चलती है, दुनिया के लिए चलती है। अभी हम जो कह रहे हैं सब हम गुलाम हो गए, हम ये हो गए, डिपेंडेंट हो गए इसके ऊपर। कौन गुलाम हो गया? भारत की 2% आबादी सिर्फ गुलाम है। वो अपने ऐशो आराम के लिए गुलाम है। आज आपको याद है, मैंने पहले भी उस दिन भी कहा था, कोरोना में क्या हुआ था, सारी दुनिया से बंद हो गए थे ना। देश भूखा नहीं मरा और देश की प्रोग्रेस हुई। और वो प्रोग्रेस किसने संभाली? पैसे के टर्म्स में नहीं, वो एग्रीकल्चर ने संभाली। ये सबको पता है कि भाई दोबारा रिवाइवल एग्रीकल्चर से हुआ कोरोना पीरियड के टाइम में। मैं उस समय भी कह रहा था कि अगर उस समय भी अगर हम शक्ति में होते तो एग्रीकल्चर का रिवाइवल करते ना। हम शक्ति में नहीं है, ये बात स्वीकार्य है बिल्कुल। आज हमारी कोई से नहीं है, क्योंकि हमारे जो युवा है उसको कुछ एहसास ही नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि युवा ऐसा ही रहेगा। आज हम बुजुर्ग बने हैं तो युवा भी बुजुर्ग मैं बन आपको इंटरवेन कर रहा हूँ। जब पूरे देश को पता लग गया कि एग्रीकल्चर की ग्रोथ 3 पॉइंट समथिंग थी और -24% कोरोना के अंदर इनकी थी, 27 का गैप था इनके बीच में। इसका कुछ मायना क्यों नहीं समझा और उल्टा इन्होंने किया वो क्या? जो ही ये हुआ, आपदा में अवसर में 3 बिल बनाए, दुनिया की मुट्ठी में आए, 3 बिल बना करके पूरे के पूरे बिल कॉर्पोरेट ओरिएंटेड। हमने बहुत भाषण दिए इसमें, मेरे पूरे वीडियो आप उठा के देखोगे तो मैंने एक एक लाइन पे बोला। जैसे मैं अभी सामाजिक इसके बोलता हूँ, मतलब सहकारिता पे बोलता हूँ। अमित शाह जो जाल फैला के इसने पूरा को जो टीम लेने का सहकारिता का मार्ग पर सोच सका, उस पर पूरा, इसी तरह से 3 बिलों पे मैं बहुत बोला, बहुत कुछ किया। लेबर के ऊपर 4 बोर्ड आए, उनके ऊपर पूरा का पूरा वो 44 बोर्ड खत्म करके, बिल खत्म करके किया। अब सवाल ये बनता है कि कोई नहीं, मतलब ये जन आंदोलन है काहे के? कौन से आंदोलन है, कौन सी बात है? दुनिया कुछ समझ ही नहीं पा रही है। पता नहीं 4 कोड कब बने, 2020 में बने। उनका 9 तारीख को ये जो यूनियन वाले हड़ताल कर रहे हैं कि लेबर कोड को हम लोग, अरे क्या रोकोगे? कहाँ, तुम पता ही नहीं लगा? तुम 5 साल पता ही कहाँ सो रहे थे तुम लोग? इतने सोए हुए लोग, इतने मतलब निद्रा में बैठे लोग कहाँ, या तो बिजी होते हैं या बहुत
पैसा कमाते होते हैं, या कोई कारण, या पागल होते हैं, कोई तो कारण है यार, कोई पता ही नहीं लगा रहा है कि भाई क्या हो रहा है इस देश के अंदर, किस तरीके से एक बहुत बड़ा तंत्र इंटरनेशनल पार्ट का अंदर घुस गया, पता लगा कि एग्रीकल्चर सबसे कुछ। आज ट्रंप क्यों लड़ रहा है? उस कोरोना के अंदर ग्रोथ को लड़ रहा है ट्रंप, मेरा मक्का ले, मेरा ये ले, क्यों मुझे, तेरे को पता है कि तू तो कर लेगा तेरा आदमी, ये बात आपकी सही है, लेकिन कहीं बात ही पकड़ रहे हैं लोग, अच्छी माइंड सेट पे लोग प्राइवेट है, कोई रील में, कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़े, तो क्या क्या मॉडल बनने जा रहा है, कहाँ जा रहा है? खोखला आवरण है, खोखला आवरण है, ये पैसे वालों को बनाया हुआ है, ये आवरण ज्यादा दिन नहीं चल सकता आज की डेट में। अगर इन्होंने 15 साल और 10 साल का बैन न लगाया होता पुरानी गाड़ियों पे, तो इनकी सारी गाड़ियों की प्रोडक्शन बंद हो जाती, पूरी दुनिया में इनकी गाड़ियां बिकनी बंद हो जाती। और आज जो ब्लैक मनी इन्होंने अलाउ कर रखी है इसमें, रियल एस्टेट में, ये जो एक मतलब 50,000 घर होंगे, उनमें से 5,000 ऑक्युपाइड है, 45,000 इन्वेस्टमेंट है खाली लोगों का। जरूरत नहीं है यहाँ में आज 2019 में वर्ल्ड ने मान लिया कि एग्रीकल्चर सेक्टर सब कुछ है। 6 साल के अंदर एक मुश्किल से आंदोलन खड़ा हुआ, वो आंदोलन पिट गया। कितनी बड़ी बात थी वो मामूली बात नहीं थी। किसान आंदोलन इस दुनिया का एक ऐसा आंदोलन था जो कुछ यू टर्न करने जा रहा था, जो कैसे खत्म हुआ। तो साहब, आपको एहसास है उसमें कि 50% उसमें संघ वाले थे उस आंदोलन में, हिस्सेदार आपके, ट्रेड यूनियन आधी संघ प्रभावित थी, ये आपको एहसास है? इसे थोड़ा सा कड़वा लगेगा ये सोचने के लिए। बिल्कुल बात आप आज भी तो कोई बात नहीं, लेकिन वो कब तक बैठ गए ना घर सारे के सारे आकर के, आ गए ना सब अपनी जगह। क्योंकि अभी समस्या भूल जाता हूँ, मुझे सिर्फ एक बात कहनी है। जब देश आजाद हुआ तो जनता बेचारी अनएजुकेटेड और भावनात्मक थी, और उनको लीड करने के लिए लीडर जो है वो अच्छे समझे सुलझे हुए थे कुछ लोग, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ। आज इसका टोटली विपरीत है। आपका जो लीडर बना हुआ है, जो जनप्रतिनिधि बना हुआ है, उसमें अकल नाम की बिल्कुल चीज नहीं है। उसे सिर्फ बेईमानी और बेईमानी आती है, धूर्तता आती है, निकृष्टता आती है, चरित्रहीन है आज की स्थिति में, और उनका सम्मान भी इसीलिए नहीं है। लेकिन आज आपकी जनता नेता से 10 गुनी समझदार है, सोचने समझने की स्थिति में आ गई। आप 65% कह लो भाई, 4-5% ही तो और ड्रॉप होना है, 75% तो 25 को पीटेंगे। आप इसमें कोई संशय है ही नहीं। जिस दिन वो पैसा पवार साहब ने हौसला बढ़ा दिया कि ये छोरे ठोकेंगे, और आंदोलन की बस लगभग तैयारी टाइप मानो, और बड़ा एक माहौल बन चुका है, क्योंकि जनता समझदार है, ये बात पक्की। चाहे ये जीतते कैसे हैं इससे कोई मतलब नहीं है, जनता समझ। तो आपके 2 आईडी कैसे आ रहे हैं, 2 फोन पे डीपी सिंह करके, नो इंटरनेट का कुछ ऐसा लफड़ा है डीपी सिंह। हाँ राम प्रसाद जी, अब आप कहिए क्यों डीपी सिंह का कोई 2 आईडी आ रही है, तो कोई कारण है का? राम प्रसाद जी, मुझे लग रहा है कहीं फोन रख के बैठ जाते हैं। चलो ठीक है धर्मेंद्र जी, अब आप कुछ इस पे अपनी टिप्पणी दो, फिर समाप्त कर देंगे अपने, और ज्यादा लंबा सीमित लोगों की बात आ गई हमारी बातें तो। सर एक बहुत ही छोटा सा फॉर्मूला है जो दुनिया को बुद्ध ने दिया था। उन्होंने कहा था कि यदि कोई समस्या है तो उसके पीछे कारण है, और यदि कोई किसी चीज का कारण है, कोई समस्या का कारण है, तो उसका निवारण भी है, और यदि कोई निवारण है तो निवारण का रास्ता भी है। 5वीं बात मैं जोड़ देता हूं कि यदि निवारण है, कारण है, समस्या है, कारण है, निवारण का रास्ता 4 हो गया। 5वीं ये बात है कि करेगा कौन है। तो बात यहां आके अटक जाती है कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। समस्याओं का देखो, यहां जो जुड़ते हैं ना वो टॉप बुद्धिजीवी है। तो अब हमें बात पे इस पे आना चाहिए कि इसका निवारण क्या है।
कारण जो है वो लगभग लोग समस्या भी बताए, कारण भी बताए, तो हम कोशिश सदाई ये करें कि इसका निवारण कैसे हो और आगे कोई ना कोई ऐसी रूपरेखा बने, या इन सारी चीजों को देखते हुए बस मेरा ये सुझाव है। प्रॉब्लम है क्योंकि 2 आईडी आ रही है मेरे को, कुछ मेरे यहाँ पे तो समस्या हो सकती है। राम प्रसाद जी शायद कहीं व्यस्त हैं, तो पवार साहब आप मैं अंतिम कहीं अपना व्यस्त टिप्पणी दे दें। सर, मैं व्यस्त कहीं नहीं हूँ। मुझे तो पवार साहब की जो बातें हैं ना, उसमें मैं मगन हो गया, और मैं चाहता हूँ पवार साहब के अगर फोन नंबर मिल जाए तो कभी बात भी करना चाहता हूँ। मैं सुन रहा हूँ, 1 मिनट भी फोन रख के कहीं नहीं जाता हूँ मैं कभी। हाँ, ठीक है, चलो आप कोई अपनी प्रतिक्रिया दें तो पवार साहब के नंबर मैं दे दूंगा आपको। चलेंगे इनके, या अपने सितंबर में एक ऐसा टाइम नहीं, मैं निकाल के, अभी तो तो पहाड़ पहाड़ दरक रहे हैं इनके पास, इसलिए एक बार वहाँ मीटिंग करेंगे बैठ नहीं, के। वो सितंबर तक चौधरी साहब ठीक हो जाएंगे सब। सितंबर या हाँ, अक्टूबर में आपको जरूर बुलाएंगे। हाँ, और मैं उसके ये और राम प्रसाद जी एक और कहना चाहता हूँ। देखिए मैंने क्या किया, मैंने एक ग्रुप बनाया अपना, और उस ग्रुप के नाते मैं 12 स्टेट में अभी लोग ढूंढे मैंने। देखो आज जाना तो हमें ही पड़ेगा लोगों के पास। आज की समस्या यही है कि कोई आपके पास चल कर नहीं आता। इन्होंने इतनी गंद फैला रखी के ऊपर, सामाजिक कार्यकर्ता के ऊपर विश्वास ही नहीं करती जनता। सब यही सोचते हैं कि ये साला नेतागिरी करने आ गया, एक चुनाव लड़ने के लिए एक और आ गया। ये इन्होंने और गंद हमारे लिए फैला रखी है कि सोशल वर्कर को जगह ही नहीं छोड़ी इन्होंने कुछ काम करने के लिए। लेकिन फिर भी जो सोशल वर्कर होते हैं वो लगे ही रहते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये समझाने के लिए कि भाई हमारा इतिहास क्या है और हमने क्या क्या किया है, देश कैसे आजाद कराया और कैसा हमारे आगे फिर हमें जरूरत क्या है, शिक्षा की है, स्वास्थ्य की है, और हमारी कृषि की है, हमारा जो आर्थिक प्रबंधन की है, ये बताने के लिए हमने 12 स्टेट में कार्यक्रम किए हैं। गांव वहीं पर जाकर के किए हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में किए हैं, और इसी उद्देश्य से किए हैं कि हमें एक स्टेट से 8-10 लोग मिल जाएंगे। हम जो है पूरे देश में से 150-200 लोग इकट्ठे करके फिर उन्हें कहेंगे कि भाई आगे आप बताओ, सोचो समझो। अभी तक ग्रुप में एक पैसा किसी से चंदा नहीं लिया। जो हमारे लेक्चरर हैं अपने खर्चे से जाते हैं, वहां जहां जाते हैं उनसे कहते हैं भाई हमें रोटी सिर्फ खिलाना। 8-10 लोग हम जाते हैं, 2 दिन का प्रोग्राम करते हैं, डिटेल में लेक्चर लेते हैं, जो उनके सवाल जवाब है एक एक सब्जेक्ट पे हर एक चीज का आंसर देते हैं। कृषि पे हमने बहुत अच्छी रिसर्च की हुई है और उस पर ही हम बोलते भी हैं, बताते भी हैं कि आर्थिक स्थिति क्या है। जब तक किसान अपना सामान अपने आप नहीं बेचेगा, मेरी कंसेप्ट यही है कि किसान जब तक अपना सामान अपने आप नहीं बेचेगा वो पनप नहीं सकता। तो इसके तहत हम उन लोगों को भी इकट्ठा कर रहे हैं, जा रहे हैं लोगों को। लेकिन अब 77 एज मेरी भी होगी चौधरी साहब, 77 एज में थोड़ा सा मूवमेंट जो है चेक होने लगता है, बीमारियां भी घर कर लेती हैं, शरीर भी थोड़ा सा थकने लगता है। लेकिन फिर भी हम लगे हैं जी जान से, हम आगे की टीम तैयार कर रहे हैं। हमने आगे 15-20 लोग ऐसे और तैयार कर लिए, जब नहीं भी होंगे सीन पे तो वो काम करते रहेंगे। ये कंटिन्यूटी हमें बनानी पड़ेगी। और हमें ये निश्चित रूप से जिस दिन, और मैं सीधम सीधी कहता हूँ, जाति की बात आई, जिस दिन जाट, गुर्जर, अहीर और कुर्मी इकट्ठे मिल करके, क्योंकि मैं उसमें कोई बुरा वो नहीं समझता कि हमें मतलब हमारे खिलाफ करने वाली जो मैं है, जो अकड़ है, वो ब्राह्मणों ने तो वर्ण व्यवस्था में दी और उसको वर्ण व्यवस्था को मानने वाले लोग भी वर्ण व्यवस्था के ही शिकार हैं। तो उनको भी थोड़ी देर रहने देंगे, वो बात बूत में आ जाएंगे। जब तक ये किसान कौम जो है ये इकट्ठे मिलकर नहीं सोचेंगी, इनके बच्चे आगे नहीं सोचेंगे, तब तक कुछ देश का भला होने वाला है नहीं। और मैं उस पर एफर्ट कर रहा हूँ। ऐसे ही नहीं है, मैं बिल्कुल ऐसे नहीं खाली आपके यहाँ आकर के मैं भाषण नहीं दे रहा हूँ। मैंने एक अपना ये टारगेट बनाया था कि मैं 1000 लोगों को पहले अपनी बात समझाऊंगा, 1000 एजुकेटेड लोगों को। तो मैंने 900 लोगों तक मैंने अपनी बात पहुंचा दी है। 100 एक और रह रहे हैं, महाराष्ट्र का, गुजरात का। मैं अगले मतलब अगस्त में, सितंबर में पूरा कर लूंगा। उसके बाद आप लोगों को बुलाऊंगा, बुला करके बैठ करके तय करेंगे हम। और वही जो चीज सामूहिक रूप से तय होती है उसी को लोग काम करते हैं, भाषण देने से कोई नहीं करता। जो अपने आप उसमें शामिल होता है निर्णय बनाने में, वही काम करता है। तो मैं उसके लिए देखिए प्रयासरत हूँ। और मैं अपना मतलब ज्यादा तो नहीं कहता, लेकिन हाँ 77 हूँ अभी, 2-3 साल तो और जो है चला ही लूंगा अपना काम, जो 80 तक तो मैं कर ही लूंगा काम जो है। और उम्मीद है कि सब कुछ ठीक ठाक करके ही हम जो है जाएंगे दुनिया से, क्योंकि अपना अपना जो काम है वो पूरा कर जाओ, बाकी होता रहेगा।
ठीक है साहब, धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत। आप धाकड़ साहब, आप बताइए कौन सा आंदोलन शुरू करें? आप बिल्कुल सटीक और खड़ी भाषा में ही बात करते हो, कौन सी लड़ाई शुरू करें, क्या करें? दुख दर्द बहुत है लोगों के, क्या सोचते हैं? देखो, अभी जो ये जो लोकतंत्र है, वो लोकतंत्र एक लेबल है कि आपको लोकतंत्र है। उस लोकतंत्र में आम आदमी को पावर कितना है? हमारे लोकतंत्र में केवल 5 साल में 3 बार जो वोटिंग राइट है, एक बार अपन एमएलए चुनते हैं, एक बार सांसद चुनते हैं, एक बार सरपंच, सचिव या फिर नगर वाले नगर की सरकार चुनते हैं। अब इस पावर को भी घटाकर बोल रहे हैं हम 5 साल में 3 बार नहीं, 5 साल में अब 1 बार वोट देने का कानून ला रहे हैं। और ये पेड मीडिया 1 करोड़ बार लिखने वाला है कि इससे लोकतंत्र मजबूत होगा। तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि जब 5 साल में हम 3 बार वोट देते हैं तो नेताओं को 3 बार 6 महीने के आसपास आगे पीछे हमारी बात सुननी पड़ती है। तो जब 1 बार का कानून हो जाएगा तो फिर वो सिर्फ 1 बार ही सुनेंगे, तो इससे हमारी वोटर की जो ताकत कमजोर होगी। तो ये बोल रहे हैं कि इससे लोकतंत्र मजबूत हो जाएगा। तो लोकतंत्र तो एक लेवल है, आप पावर की बात करो, भाई पावर है, वोटिंग पावर है। इसके अलावा न तो हमारे पास कोई कानून बनता है तो उसमें अपने अपना मत देने का जनमत संग्रह जैसा कोई कानून नहीं है। न हमारे को न्याय व्यवस्था हमारी लटक रही है, तो उसमें जूरी न्याय करने की पावर हमारे पास नहीं है। हम अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाते हैं क्योंकि हम अपने हथियार अपने देश में नहीं बनाते, हम आयातित और किल स्विच वाले हथियारों पे आश्रित देते हैं। तो इस वजह से जिसके पास बंदूक होगी उससे डरेंगे, तो अमेरिका अपना वो कागज भी डॉलर में चलवा देता है कि आपके रुपये ये 85 लगेगा, 88 लगेगा। तो जिसके पास ताकत कमजोर होती है तो उसको अपने आर्थिक संसाधन भी गंवाने पड़ते हैं, और आर्थिक संसाधन भी ये कोड़ियों के दाम बेच रहे हैं। अब ये मार्केट भी कह रहे हैं, वो ट्रम्प कह रहा है मैं मक्का में बेचूंगा, तो आज नहीं कल परसों कुछ न कुछ डील हो ही जाएगी। भाई वो सस्ता बेचे महंगा बेचे, कुल मिलेगी यहाँ की कंपनियां कॉर्पोरेट यहाँ की खेती को हड़पने के लिए जो नीति आ रही है वही है। और सबसे अंग्रेज गए क्या, उन्होंने एक सस्ता बना दी आरबीआई, और आरबीआई को मैकेनिज्म दे दिया कि भाई डॉलर और रुपए फुकट के भाव में लूट ले रहे हैं। तो यही है कि लोकतंत्र में हमारे पास तो मैं धाकड़ साहब की वोट तो एकम लोग शासन करेंगे। आंदोलन में क्या करें? मतलब बड़ी असमंजस स्थिति है कि आंदोलन नाम की चिड़िया है क्या? किसान आंदोलन जाएगी जब कभी किताब, तो इसके मुकाबले चाहे उसमें जैसे पवार साहब कह रहे हैं आरएसएस के लोग थे या कुछ भी थे, लेकिन एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोगों को एक आवाज फैली कि किसान नाम की चिड़िया इस धरती पर है जो दुखी है। ये बात फैली और दुखी करने वाले लोगों के विरुद्ध में बात आई, उन्होंने सरेंडर हुए। कैसे हुए? टेढ़े बाके उन्होंने वापिस बना लिए, वो सेकंड बात है, गहराई की बातें हैं। लेकिन क्या आंदोलन करना चाहिए? करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए? करें तो क्या करें, कोई माने नहीं। वोट वाली तो दे दुआ के पीछा काटा, उसका क्या कर? कागज लिखो, इकट्ठे हो जाओ। इतनी बड़ी प्रॉब्लम है तो इन तो ग्रुप है ना, लेकिन ये तो डूबे पर देश क्या फील्ड क्या चाहिए? ये पार्टी वाले तो इधर उधर घुमाते हैं, वो अलग कहानी है। जैसे अनुमान या कोई, हम लोग जो लाखों लोग सड़क पे बाहर निकल लेते हैं, लोग पढ़ते हैं,
पास था वहां में यार हम सरेंडर हो गए एकदम। अरे यार क्या कहेंगे, नहीं कोई क्यों पूछे, क्यों आंदोलन एक करें, बंदे को किस पे क्या नारकोटिक्स विभाग सवाल पकड़ आया? के लाई और मारकूट की, उसमें वो बंदा मर गया। तो उन्होंने नारकोटिक्स विभाग ने केनी बनाई कि इसने जूते की लेस से सुसाइड, लटक के सुसाइड कर लिया। अब उसमें जो वो आंदोलन में नारकोटिक्स विभाग के खिलाफ लोग खड़े हुए, तो जो लोग वहां पे थे, वहां पे मैं भी था, तो जो वहां पे लोग कर रहे थे उनपे, फिर इसे भी ये एक तरह की लैंड माइन्स है जिससे लोग कम गरिका का मुकदमा हो गया कि भाई आपने सड़क जाम की, जबकि उस दिन हमारे जिला प्रमुख का चुनाव था, तो सड़क तो पुलिस ने जाम कर रखी थी सिस्टम ने, और हम सड़क पे जा रहे थे, भाई कलेक्टर के वहां पे जाना था, तो कलेक्टर के वहां पर बैरिकेड लगा रखे थे, वहीं बैठ गए, तो आपने रोड पे बैठ के, जबकि उसका रोड का उन्होंने डाइवर्जन दे रखा था दूसरी तरफ। तो मुकदमा ये है कि आपने सड़क रोक दी, इसलिए आप शांति भंग में ये अपने आओ और अपनी जमानतें कराओ। चलो धन्यवाद आकिर साहब। एक बात, एक मेरा आंदोलन भी सुन लो, फिर पवार साहब आपसे और धर्मदर्शी से मैं टिप्पणी चाहूंगा। मैंने अभी परसों ही आंदोलन किया है, देखा था बिजली के मामले में मैंने कुछ बातें उठाई, रिले बनाई, वो बनाई, लोग और मैं भी गए, 12 बजे गए, 2 बजे तक बैठे रहे, तो उसको तो ज्यादा कोई सुना नहीं, सारे सो रहे थे, किसी की फोन फान गए नहीं। एक जगह गया तो उसने मेरा वो कंप्लेंट दर्ज कर दी। सुबह दिन उगा तो मैंने कहा चलो अब कुछ नाटक करते हैं, छोटा मोटा हड़ताल धरना जो कुछ भी है वो करते हैं, देखें आंदोलन करें। तो हम वहां बैठ गए, बैठा हूँ, थोड़े सा पत्रकारों को आधे घंटे के अंदर वो पार्टी की टीम के लिए मेरी मांग थी कि भैया पार्टी की टीम आए, है ही नहीं है पार्टी का। राजस्थान सरकार ने टेंडर कर रखा है 500 करोड़ रुपए खर्च कर, ये तो मैंने की बयान मैंने देखा कि भाई बात कह रहा कुछ, यार बंदा कुछ बात तो कह रहा, तो फोन भी आए मेरे पास में, लेकिन मैं जब कूदा तो मेरे साथ में जो चीटिंग हुई वो बताऊं कि मैं वहां पे बैठ गया धरने पे, जो ठेकेदार था उसने जाल गूंथा कि यार ऐसा करो, ये तो धरने पे यहाँ बैठा है, अपने चुपचाप जाके इसके घर की लाइट को जोड़ दो, जहाँ तार टूटा हुआ था एक आदमी, मैंने कहा एक आदमी नहीं पूरी टीम जाएगी, क्योंकि रिपेयर करने का ठेका पूरी टीम के लिए है, 4 आदमी होंगे उसमें, इलेक्ट्रिशियन होंगे, दो हेल्पर होंगे, एक ड्राइवर होगा, 5 होंगे, कुल गाड़ी होगी, तो गाड़ी की बचत और 4 आदमियों की बचत के सिवाय वो एक आदमी लगाते हैं। यहाँ एक गांव में किसी को लगाते हैं 150 एक पार्टी को दे देते हैं, वो गया तो चुपचाप फाल्ट निकाल करके वापिस आ गया। अब मेरी मैडम लगी था, अब अपने लाइट आ गई, अरे मैंने कहा लाइट आ गई तो आ गई भाई, ए पार्टी की टीम आई क्या, वो तो मैं समझती नहीं आई कि नहीं पता नहीं, वो कर दी इधर लाइट हो गई, तो धोखे से उन्होंने ए पार्टी थी। अब मैं बताओ मैं धर्म संकट में फंस गया, मेरी मांग थी कि मेरे घर में लाइट हो, लाइट उन्होंने कर दी, मांग ही खत्म कर दी। इनडायरेक्टली ये ऐसे सातिर जैसे इन्होंने कहा ना, इन्होंने उधर नहीं हो, आप गुड़ मांगो तो छत पे बैठा देंगे, 25 रुपए वहां बैठ रहे गुड़ मांग रहे हैं, यार नीचे उतार। अब ये आंदोलन जो है नीचे उतारने की कहानी पे जा चुका है, मुग्ध में लगा दो, रास्ता रोकने पे लगा दो, संपत्ति गुर्द कर दो, बुलडोजर घुमा दो, बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने खड़ी है, इसलिए हिम्मत नहीं हो पा रही, संगठित नहीं हो पा रहे, और बिल्कुल एक मस्ती से ये ब्यूरोक्रेट और पुलिस और इसके मार पर डंडे ठुकवा के अपना तंत्र कर रहे हैं, थोड़ा बहुत उधर है ईडीपीडी वाले वो तंत्र है। तो ये पूरा लोकतंत्र के अंदर हमें इस तरह से जकड़ दिया, एक तो हमारी चीज छीननी, जमीन छीन ले, हमारे हक छीन ले, हकूक छीन ले, नौकरी छीन ले, ये छीनना, दूसरा हमें टॉर्चर करना, हमारी कोई बात नहीं मानना, तो जस्ता हम आंदोलन करें तो डर के मारे करें क्या, कोई पतली गली से लाइट नहीं आई तो ये ले तेरे लाइट आ गई भाई, ए पार्टी से आए या तेरे क्या करना है पार्टी से,
मैंने कहा यार करना कैसे नहीं, पैसा उठता है। अब बार बार वही बात आएगी, पार्टी साहब आपको क्या पता, आप तो यहाँ बैठे थे, पार्टी आई होगी। मैं भी सकते में आ गया, मैंने कहा आई होगी यार पार्टी, किसी ने देखी नहीं है पार्टी, लाइट आ गई। आपको क्या करना है, कान इधर से पकड़े इधर से पकड़े, पकड़ लिया। आपको बिजली लेनी थी, बिजली आ गई, आपकी कंप्लेंट बिजली थी। बिजली की ठीक करने के अंदर जो तंत्र खड़ा किया वो 500 करोड़ का, 5 अरब रुपए का राजस्थान में। मेरी लड़ाई तो ये थी कि यार 5 अरब रुपए क्यों खर्च कर रहे हो, गांव वाले ही कर लेंगे। आप शटडाउन ले लो, गांव में हम एक आदमी को नियुक्त कर देते हैं, वो आदमी निकाल देगा फाइल, तार ही तो जोड़ना है। लेकिन नहीं, ये एक बहुत बड़ा धंधा। उस धंधे को लेके मैंने आंदोलन का एक वो ग्रुप समझो सोशल मीडिया पे अपना प्रारूप बनाया और लाया कागज और रीलें बनाई और भेजा किया, वीडियो बने, लोगों ने देखा। और रात भर मुझे तंग भी किया, हनुमान जी बिजली नहीं आ रही। अरे हनुमान जी बिजली थोड़े लगते हैं यार, हनुमान जी ने भी तुम्हें बताया है बिजली लाने के, ये टोल फ्री नंबर है, ये वेबसाइट है, ये है, आप उनको शिकायत करो, वो करो। शिकायत मैंने करी तो वो पीछे से ठीक हो गई। अब इन सारी बातों पे आप क्या टिप्पणी करना चाहोगे धर्मेंद्र जी और पवार साहब? आंदोलन करें क्या, गले की घंटी बंध रही है आंदोलन करने वालों के? तो साहब दो चीजें हैं जो इशू आप अभी डिस्कशन में आया। एक तो मेटेरियल गेन की थ्योरी है, एक अवेयरनेस। ये तो तय है कि ये जो कर रहे हैं अब, यो डंडे मारना और ये करना, जो धाकड़ जी ने कहा कि साहब ये एक्ट लगाना, ये तो अंग्रेजों ने भी किया, उससे पहले सम्राट जितने थे उन्होंने भी किया, और उसके बाद राजा महाराजा जितने थे राजस्थान में सबने किया। उसके बाद अब ये जो प्रोसेस आज की है ये भी उसी को इस्तेमाल कर रही है, वो गतानुगतिक लोक वाली, ये भी वही सब कर रहे हैं। लेकिन जो दूसरा फैक्टर है अवेयरनेस, अभी मैं कल ही देख रहा था, पहली बार जो है उठा करके 5-7 कांवड़िए उन्होंने बंद कर दिए, पिछले 15 साल में पहली बार देखा मैंने। उठा करके कांवड़ियों को ही बंद कर दिया, जिन्होंने गाड़ी तोड़ी या जिन्होंने जिसकी पिटाई विटाई करी तो उठा करके उन्होंने अंदर कर दिया उसको। तो ये किसका प्रभाव है? ये अवेयरनेस का प्रभाव है। जो कांवड़ियों को उन्होंने, पुलिस वालों ने उठा करके 2-4 को अंदर कर दिया, उन्होंने माफी मांगी तब छोड़ा। अभी तो माफी मांगने से छोड़ दिया, उसके बाद उन पर केसेस वेसेस भी लगने शुरू हो जाएंगे। ये अवेयरनेस का इफेक्ट है। तो मेरा जो एम्फेसाइज है, मैं वो यही कह रहा हूँ कि ये जो अवेयरनेस है, ये जवाब है उसका जो उनकी मानसिकता बनी हुई है। मेटेरियल गेन की थ्योरी को डॉक्टर अंबेडकर ने आउटराइट रिजेक्ट किया, क्योंकि मेटेरियल गेन की थ्योरी जगजीवन राम यूज कर रहे थे कि भाई इनकी नौकरी लगा दो, इनका वो कर दो, उनका वो कर दो। अंबेडकर सॉल्यूशन की बात कर रहे थे कि परमानेंट व्यवस्था ऐसी हो जाए जो मेरे समाज के लोगों के साथ जो है दुर्भावना ना हो। आज जगजीवन राम कहीं सीन पे नहीं है, अंबेडकर जो है उसको उसके विरोधी भी मानते हैं, मानना ही पड़ेगा। तो जो अवेयरनेस की थ्योरी है वो, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने आगरा में क्या कहा कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। पढ़े लिखे लोग कौन थे? वही जो उन्होंने नौकरी पर लगे हुए थे, जो उनकी वजह से रिजर्वेशन पा करके जॉब में आ गए थे। उन्हें उम्मीद थी कि भाई ये कुछ करेंगे, तो वो मेटेरियल गेन की थ्योरी को वही रिजेक्ट किया उन्होंने। क्योंकि हम किसी का भला करके उसे अपने साथ ले लें, वो ज्यादा दिन चलने वाली बात नहीं है। उसकी सोच में परिवर्तन करने से फर्क पड़ता है। अगर सोच में परिवर्तन आप जो कर रहे हैं, ये जो आप जो रोज हर संडे में 1.5 घंटा लगाते हैं, ये सोच बनाने का ही तो काम है। मतलब यही थ्योरी काम आएगी आगे कि आपको सोच ही बनानी पड़ेगी। आप व्यथित ना हो चौधरी साहब, चिंता ना करें, ये अवेयरनेस ही सॉल्यूशन है, और कोई मटेरियल गेन वाला थ्योरी है वो सॉल्यूशन नहीं है। यही चलेगी जो आपकी जो अवेयरनेस का कार्यक्रम है। इसके लिए आपको सोचना है कि भाई किस तरह से आगे बढ़े। आपके लिए अपॉर्चुनिटी अब आ रही है। अभी देहात मोर्चा आज से 30 साल पहले बनाते यही आसपास गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर में, लेकिन वो चला नहीं, उस टाइम नहीं सोच थी लोगों की। आज जो है सोच उधर को तैयार हो रही है। ये बच्चे भी जिनको मूर्ख समझ रहे हैं ना, मूर्ख नहीं है, ये आ जाएगा इनकी समझ में। अभी तो वो लगे हैं इधर उधर जाए, वो खुद जब जिम्मेदार बनेंगे तो उनकी खुद की समझ में आएगा। लेकिन हाँ, वो तब तक इंतजार बहुत लंबा टाइम हो जाएगा, इतना नहीं है। लेकिन हाँ, हम जो कुछ कर रहे हैं ये ठीक है, उसको और आगे बढ़ाने की जरूरत है। इसको व्यवस्थित तरीके से आप सोच लो कि कैसे बढ़ाना है। मैं तो हमेशा तैयार हूँ, जब तक है जान है शरीर में करते ही रहेंगे। थैंक यू।
जैसे पंवर साहब ने सही कहा कि मटेरियल गेन और थ्योरी का सवाल है। थ्योरी में जिस हिसाब से खेल ही यही चल रहा है, जब हम यही देखते हैं, आपने भी ये कहा हनुमान जी कि भाई हम कोई भी चीज करते हैं उससे पहले हमारे लिए विरोध आ जाता है, ठीक है ना। तो मैं बात वहीं आ गई, IQ वाली समझ की बात आ गई, क्योंकि समाज के सारे जो सिस्टम है इन्होंने अधिकृत कर रखे हैं, इन्होंने अधिग्रहण कर रखा उन पे सब पे। और हम जो आज हमारे पास में ये जो टीवी है, ये महापंडित जो हमें ज्ञान देता रहता है 24 घंटे, तो उस ज्ञान के जरिए हम भी महापंडित बनते जा रहे हैं। ये इसको बुद्धू बॉक्स बोलते हैं। बुद्धू क्यों कि ये बुद्ध को छोटा करने के लिए, जैसे अपने यहाँ अपन देखते हैं ना, कोई होटलों में जाते हैं या कहीं देखते हैं, अरे छोटू वो लाना, वो छोटू किसको कहा गया है? सर छोटू राम ने जब ये मतलब ये साहूकारी इतना प्रभावी था और साहूकार इतना प्रभाव था कि हम उसके गुलाम हो चुके थे, मतलब फाइनेंशियली रूप से। तब उन्होंने वो एक्ट बना करके, साहूकार एक्ट बना करके उनको खत्म किया और उनके जो जमीनें जायदाद थी वो किसानों को वापस दिलवाई और उनपे वो लाइन फेरी कि तुम्हारा कुछ नहीं है। तो उस दिन से उन्होंने उसको, छोटू राम को छोटा बनाने के लिए सबके जहां ढाबू में जाएंगे तो ए छोटू वो है। इसी तरीके से बुद्ध इनके लिए समस्या है, इनकी समझ के विरुद्ध में बुद्ध की समझ खड़ी है। इसलिए ये हर चीज को, कोई भी जो कम बुद्धि वाला होता है उसका कहते हैं ये तो बुद्धू है, बुद्धू मतलब बुद्ध से जोड़ दिया। तो ये जो इन्होंने समझ बना रखी है। दूसरा क्या है, हम अभी तक क्रिया की प्रतिक्रिया कर रहे हैं। भारत में हो क्या रहा है, चाहे कोई सी भी शासन हो, कैसा हो, शासन वहीं से चल रहा है, एक ही जगह से। जो जिसको आप कुछ भी कह दो, चाहे संघ कह दो, RSS कह दो, चाहे राजस्थान सेवा संघ कह दो, तो वहीं से चल रहा, चलाता वही है, सरकार चाहे किसी की रहो। हमने अभी तक अपना बचाव किया है। अब इन्होंने खेतों में आप कानून नहीं बना दिया कि खेतों में पेड़ भी लगाओगे तो भी हमारी परमिशन से लगाओगे, हमें बताओगे। हम रहे कहां स्वतंत्र, हम पूर्ण रूपेण गुलाम हो चुके हैं। सहकारिता के माध्यम से हो चुके हैं, इसके माध्यम से हो चुके हैं। अब बारी ये आती है कि हम इन पे अटैकिंग मूड में आ जाते हैं ना, तो ये अपनी सेफ्टी के अंदर पीछे होंगे और वो एक ऐसा वक्त होगा जिसमें हम हमारा मैनेज कर सकते हैं। वरना 97% जनसंख्या SC ST OBC मतलब किसान का मेरा वर्ग की है। हम गुलाम हैं क्यों? मगर हमारी गुलामी का सबसे बड़ा कारण है, DP सर ने कहा था, DP साहब ने, कि भाई हम गुलाम नहीं है साहब, हम 1000% मानसिक गुलाम है। गुलाम नहीं, हम मानसिक गुलाम है। शारीरिक तो हम आजाद है, इसलिए हम लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, ये कावड़ ला रहे हैं ना इसलिए। मगर कावड़ ला रहे हैं, रास्ते में चल हमारा शरीर रहा है, मगर मैनेज हम वहां से हो रहे हैं, वो हम नहीं कर रहे हैं, वो करवा रहे हैं। दुनिया में जो कुछ भी लड़ाई झगड़े या भारत में जो कुछ भी होता है, और ये इकोनॉमी की बात जहां तक आ गई, आपने कहा दुनिया में, आज हम दुनिया के परिदृश्य में जब तक नहीं सोचेंगे ना, तब तक भारत की समस्याओं का समाधान नहीं होगा। हमें सोचना तो विश्व स्तर पे पड़ेगा कि हम ये किया तो उसका रिजल्ट ये आएगा, ये किया तो ये आएगा। और एक हमें अटैकिंग पोजीशन में आना ही पड़ेगा, तभी हमारी समस्याओं का समाधान होगा। धन्यवाद। चलो TP सिंह जी, कोई आप अपनी बात रखना चाहो तो पहले। आपकी वो 2 ID आ रही थी, तो मेरे ख्याल से आपका फोन, वरना अपना टाइम लगभग पूरा हो गया है, 5-7 मिनट ही है, इसलिए कोई ज्यादा लगता नहीं है यार। चलो ठीक है, तो आज यही करते हैं। सेशन रिकॉर्डेड भी है, कि हम भेज देंगे कई लोगों को पास में, कुछ तो पूछ लेते हैं, रिकॉर्डेड है तो टाइम, क्योंकि धन्यवाद आप सभी के आने का। अगले सप्ताह करीब संसद के इर्द गिर्द, क्योंकि संसद चालू होने वाली है, तो इसके इर्द गिर्द ही बात करेंगे कि प्रजातंत्र के अंदर संसद कहाँ किस जगह है, हमें क्या जनप्रतिनिधि के रूप में जो भेजते हैं उनको क्या कहें, कैसे कहें, इस पे थोड़ा कुछ मॉडल बनाएंगे, सोचेंगे, देखेंगे सोशल मीडिया से। या जैसे पवार साहब कह रहे हैं कुछ ऐसा, जो मैंने शैडो कैबिनेट का सोच रखा, तो वो सेम बात है कि भाई वो वहां चलाए अंदर संसद, तो हम बाहर चलानी शुरू कर दें, तो हो सकता है कुछ नया एक प्रारूप हमारे दिमाग में खाका बन जाए, तो वो भी घबराने लगे कि लोग मेरा नंबर चाह रहे थे चौधरी साहब, मेरा नंबर 97, जिसे नोट करना हो 9717, एक मिनट बोल देता हूँ 9717 26
26 000 000 हाँ 000 और बाद में लास्ट में 7। ठीक है, शेषराज सिंह पवार। चलो थैंक यू आप ठीक है। सभी के आने का। फिर संसद हो जाएगी तो संसद की कहानियां मैं ही सुनाऊंगा पूरा। आप तो एक हनुमान जी निवेदन है, आप इसमें ये संशोधन कर सकते हैं कि जैसे संसद होती है ना, उस दिन संसद के समाप्ति के बाद में भी यदि चाहे तो, या फिर सुबह कुछ ऐसा प्रोग्राम से, जैसे आपके पास में डीपी सर हैं, आपके पास में पवार साहब है, कुछ ऐसे यूनिक लोग हैं आपके साथ, तो उनका विवेचन आप उसी दिन भी कर सकते हैं चाहे तो। धन्यवाद। तो 9 बजे रात का को 11 बजे तक टाइम बैठे रहते हैं, जो 11 बजे सारे हैं वो सारे के सारे। सैटरडे संडे इनकी बंद रहती है, फ्राइडे हाफ रहता है, इसलिए ये 4.5 दिन ही काम करते हैं। फ्राइडे भी लगभग हाफ है, तो अपन सैटरडे को लगा सकते हैं संडे के साथ। संडे सैटरडे 2 दिन हम संसद पे बात कर सकते हैं, तो कि लगातार। बाकी 2 दिन में क्या लोग आते हैं, 1 दिन में ही नहीं है। बाकी अपने टाइम के हिसाब से 1.5 घंटा बहुत है, बात आ जाती है उस पर आपकी क्रिया प्रतिक्रिया, भाई ये बिल पास हुआ, ये इन्होंने ये किया, वो तो मैं शॉर्ट में वर्णन कर देता हूँ। और फिर बाद में बात, क्योंकि बात किसके फेवर में हुई, किसके एंटी हुई, ये बात अपने पकड़ में आनी चाहिए। नीति बनी तो किसके फेवर में बनी, लड़ाई सिर्फ यही चल रही है, कॉर्पोरेट के फेवर में बनी कि जनता के फेवर में बनी। उसके अंदर कोई क्ल्यू है, वो कुछ विपक्ष वाले कहते हैं, वो मैं एक लाइन सुनता हूँ तो बता देता। इसमें तो 1% भी आशा नहीं होनी चाहिए कि सब जो है किसके फेवर में होनी, सिर्फ पैसे वालों के लोगों के लिए है। जनता वो सारी की सारी संसद और सारी सरकार उसी के लिए काम करती है, और कुछ है ही नहीं। पैसे का खेल है सारा का सारा, और कुछ भी नहीं। सारा कुछ वही है बस। चलो जी, धन्यवाद, थैंक यू आप सभी को आने का।